नमस्ते, मैं डॉक्टर निर्मला सावी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं आज टॉपिक लेके आई हूँ काव्य लक्षण। पिछली कक्षाओं में हमने काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन पढ़ा था। अब काव्य लक्षण, जिससे अक्सर जो परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न जिनसे बनते हैं, वही इस वीडियो में बताया गया है। और अभी जो होने वाली 30 सितंबर को परीक्षा है, उसके लिए भी ये बहुत ही उपयोगी वीडियो है। इसलिए अगर आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूं तो आप तक वह वीडियो पहुंच जाए। तो हम पढ़ रहे हैं काव्य लक्षण। तो जो ये काव्य लक्षण है, इस काव्य लक्षण के बारे में क्या है कि काव्य, जिसको अपन ने जो पिछली कक्षाएं हैं उसमें पढ़ लिया था कि काव्य जो छंदबद्ध रचना होती है उसे काव्य कहते हैं। और अब इसके लक्षण, इनकी इसकी उचित जो परिभाषा दी जाए, इसका अर्थ जैसे मैंने बताया है कि लक्षण का अर्थ क्या है, या तो इस काव्य की परिभाषा क्या है, या काव्य का स्वरूप क्या है, या काव्य जो है होता क्या है। तो इसके संदर्भ में क्या हुआ कि विभिन्न आचार्यों में, संस्कृत के आचार्यों में यह मत चला या विमर्श हुआ कि हम किस भाषा को पूर्ण रूप से क्या है, परिभाषा को पूर्ण रूप से काव्य की परिभाषा स्वीकार कर सकते हैं। तो अलग अलग विद्वान जो है वो अपने अनुसार अलग अलग काव्य की परिभाषा देते हैं। तो हम देखते हैं कि जो संस्कृत के आचार्य है वो अपने अनुसार क्या क्या मत देते हैं, वो हम सबसे पहले पढ़ेंगे। हम देखते हैं कि संस्कृत के आचार्यों में जो भरत मुनि हुए हैं, तो भरत मुनि जो काव्य शास्त्र के प्रणेता कहलाते हैं, जो सबसे पहले काव्य शास्त्र के आचार्य हुए हैं भरत मुनि, उन्होंने उनका जो समय है, उनका समय क्या है, दूसरी शताब्दी, और उनके ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। ये ध्यान रखें कि मैं जो आपको काव्य लक्षण ये पढ़ा रही हूँ, इसके अंदर जो ये भरत मुनि और लाल पेन से मैंने जहाँ पे निशान किया है, इनसे भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं मिलान के तौर पे, और सिंगल प्रश्न के रूप में भी, कि भरत मुनि का, भामह का, दंडी का और वामन का क्रम दे दे और कहे कि जन्म काल के अनुसार इनका क्रम लगाइए या फिर इनकी रचनाओं का मिलान कीजिए। तो इन सब को आप अच्छे से ध्यान में रखते हुए ही अध्ययन करें। तो सबसे पहले है भरत मुनि। भरत मुनि की रचना का नाम क्या है, नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र में वो जो है नाटक के बारे में चर्चा करते हैं और बताते हैं कि नाटक क्या है, उसके तत्व क्या है, कैसा श्रेष्ठ नाटक हो सकता है। तो भरत मुनि ने काव्य के संबंध में कोई परिभाषा नहीं दी है, लेकिन भरत मुनि जो हमारे संस्कृत के सबसे पहले आचार्य है, इसलिए मैंने इसमें लिखा ताकि इनका समय कब था, दूसरी शताब्दी। इनका जो नाट्य शास्त्र है वो इनका प्रमुख ग्रंथ है। इसके बाद में हम जो दूसरे आचार्य देखते हैं वो है आचार्य भामह। भामह का जो समय है वो क्या है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी। और इसका जो ग्रंथ है वो क्या है, इनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार। तो इन्होंने, जो भामह ने काव्य लक्षण की जो परिभाषा दी है, या काव्य की जो परिभाषा दी है, वो क्या दी है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थ, शब्द और अर्थ से सहित ही काव्य है। तो इस प्रकार भामह ने अपनी परिभाषा क्या दी है, शब्दार्थो सहितो काव्यम। तो आप कंफ्यूज ना हो कि अपन हर किसी परिभाषा का जो संस्कृत का जो सूत्र है वो कैसे याद करेंगे। तो आप ध्यान में रख लीजिए कि शब्दार्थों सहितों के संबंध में परिभाषा जो दी है काव्य लक्षण से संबंधित, वो किसने दी है, भामह ने दी है। ऐसे ही हम देखते हैं कि दंडी जो आचार्य हुए हैं, इनके जो समय है वो क्या है, सातवीं सती। तो सातवीं सती जो है, इसके अंदर वो उनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्यादर्श, उसके अंदर वो संस्कृत में काव्य लक्षण की परिभाषा क्या देते हैं कि शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली च। तो यह इसके अंदर आपको दंडी का क्या याद रखना है, शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना, यानी कि यह परिभाषा जो है वो और किसी परिभाषा में मेल जो है शरीरम का नहीं मेल खाता है। तो यह आपको परिभाषा याद रह जाएगी। तो इसके अंदर कहना क्या चाह रहे हैं दंडी, वो कहते हैं कि इष्ट अर्थ से परिपूर्ण पदावली ही क्या है, काव्य का शरीर मात्र है। फिर हम देखते हैं आचार्य वामन।
आचार्य वामन जो है वो क्या दे रहे हैं, उनका जो समय है वो है 8वीं शताब्दी। 8वीं शताब्दी में उनके ग्रंथ का नाम है काव्य अलंकार सूत्र व्रति। तो काव्य अलंकार सूत्र व्रति में वो परिभाषा क्या दे रहे हैं काव्य लक्षण की, दोष रहित काव्यम, दोष रहित वाक्यम काव्यम। अर्थात क्या कहना चाहते हैं, दोष से रहित वाक्य ही क्या है, काव्य है। तो हमने अब तक मत देखे भामह के, दंडी के और वामन के। अब अगला मत है आचार्य रुद्रट का। आचार्य रुद्रट जो है वो उनका जो समय है वो क्या है, 9वीं शताब्दी है और उनके रचना का नाम क्या है, काव्य अलंकार। अभी अपन ने पढ़ी थी। और किसकी काव्य रचना का नाम काव्य अलंकार है, भामह की काव्य रचना का नाम काव्य अलंकार है। रुद्रट की आप परिभाषा जो उन्होंने पूरी दी है उस श्लोक में, उस सूत्र में, तो उसमें आप इतना शब्द याद रख लीजिए, ये काफ़ी है कि ननु शब्दार्थो काव्यम, ननु शब्दार्थो काव्यम। अर्थात निश्चित रूप से काव्य में शब्द और अर्थ का होना क्या है, आवश्यक है। यानी कि ननु मतलब निश्चित रूप से, ठीक है, शब्द, शब्दार्थ हो यानी कि शब्द और अर्थ, निश्चित रूप से यानी कि अनिवार्य रूप से शब्द और अर्थ दोनों का ही होना क्या है, काव्य में आवश्यक है। तो यह बात कौन कर रहे हैं, आचार्य रुद्रट कर रहे हैं। जो अगले आचार्य है उनका नाम है भामह। तो भामह जो है वो क्या बोलते हैं, उनके जो समय है वो है 11वीं शताब्दी और उनके ग्रंथ का नाम है काव्य प्रकाश। तो काव्य प्रकाश, उनके जो काव्य लक्षण से संबंधित जो परिभाषा है वो क्या है, तद दोषौ शब्दार्थौ सगुणावलंकृति पुनः क्वापि। तो इसके अंदर आप याद रखेंगे तद दोषौ शब्दार्थौ, यह परिभाषा जो है, तद दोषौ जो है वो किसी के परिभाषा में आपको नहीं मिलेगा। तो यह भी एक ट्रिक हो सकती है, मम्मट की परिभाषा आपको याद रह जाए। तो इसके अर्थ क्या है कि दोष रहित, तद दोषौ मतलब दोष रहित, शब्दार्थौ मतलब शब्द और अर्थ से युक्त, सगुणावलंकृति मतलब सगुणाव यानी कि गुण से युक्त, सगुणाव गुण से युक्त, अलंकृति मतलब कभी कभार क्या है, ये कह रहे पुनः क्वापि, तो कभी कभी अलंकार के बिना भी दोष रहित, शब्द और अर्थ से युक्त, गुण युक्त और कभी कभी अलंकार के बिना भी काव्य की रचना हो सकती है। तो यह परिभाषा देने वाले आचार्य मम्मट है। यह परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा मानी जाती है, क्योंकि जैसे हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहासों में हम आचार्य रामचंद्र के शुक्ल के मतों को बहुत ही प्रमुख मानते हैं। ऐसे ही आचार्य जो मम्मट है उनका संस्कृत के आचार्यों में जो मत दिए गए हैं वो आचार्य मम्मट के बहुत ही प्रसिद्ध मत हुए हैं और सर्वमान्य भी माने गए हैं। इसके बाद हम जो देख रहे हैं आचार्य, उनका नाम है आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ का जो समय है वो क्या है, 14वीं शताब्दी। 14वीं शताब्दी में उनका जो साहित्य का नाम क्या है, ग्रंथ का नाम है साहित्य दर्पण। वो क्या कहते हैं, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि रसात्मक, रस से युक्त वाक्य ही क्या है, काव्य है। रस से युक्त वाक्य ही काव्य किसने कहा है, आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। अब अगले जो आचार्य हम देखते हैं आचार्य जगन्नाथ। आचार्य जगन्नाथ जो है वो उनका जो समय है वो क्या माना जाता है, 17वीं शताब्दी और उनके ग्रंथ का नाम है रस गंगाधर। रस गंगाधर इन्होंने काव्य लक्षण की परिभाषा दी है, रमणीयार्थ प्रतिपादक काव्यम। अर्थात वो परिभाषा देते हुए कहते हैं कि रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाली रचना ही क्या कहलाती है, काव्य कहलाती है। तो यह तो हुए हमारे विभिन्न जो संस्कृत के आचार्य थे उनके मत। अब हम जो देखेंगे वो है हिंदी के जो आचार्य हुए हैं, हिंदी के जो कवि हुए हैं, उनके मत जो है वो काव्य लक्षण से संबंधित क्या रहे हैं उसके बारे में देखते हैं। पहला जो मत है वो जयशंकर प्रसाद का है। वो क्या बोलते हैं कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विचार, विश्लेषण, विज्ञान और वितर्क से नहीं है। मतलब इसके अंदर जो याद रखने योग्य है वो क्या है, संकल्पनात्मक अनुभूति, यानी कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। यह किसने कहा है, जयशंकर प्रसाद।
तो आप पूरी परिभाषा अगर परीक्षा में याद ना रख पाए तो यह याद रखिएगा कि संकल्पनात्मक अनुभूति काव्य के संबंध में जो कह रहे हैं वो है जयशंकर प्रसाद। दूसरे जो हुए हैं हिंदी के जो कवि वो है सुमित्रानंद पंत, जो क्या बोलते हैं कि कविता हमारे जीवन के परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। अभिव्यक्ति भी पंक्ति में लिखा आ सकता है लेकिन अधिकतर वाणी लिखा आता है। तो आपको इसमें जो सुमित्रानंद पंत की परिभाषा में याद रखना है वो है परिपूर्ण क्षणों की वाणी। जो कहा है वो सुमित्रानंद पंत ने कहा है काव्य लक्षण के बारे में, अर्थात काव्य की परिभाषा में। फिर हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा जो है, महादेवी वर्मा परिभाषा में क्या कहती है, कविता किसी विशेष की भावनाओं का चित्रण है। किसी विशेष की जो भावनाएं होती है उनका चित्रण है, एवं यह चित्रण इतना ठीक होता है कि उससे वैसी ही भावनाएं दूसरों के हृदय में भी उत्पन्न होने लगती है। जैसे कविता में लिखी गई किसी कवि की भावना है तो उसको पढ़कर जो पाठक वर्ग होता है वो भी अपने उस कविता में क्या कर लेता है, एकाकार कर लेता है, तो वही सफल कविता कहलाती है। यह कौन मानती है, महादेवी वर्मा मानती है। चौथे जो है वो है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जिसको उपन्यास सम्राट कहा जाता है, उन्होंने कविता के बारे में क्या बोला है कि कविता जीवन की आलोचना है। एक आचार्य हुए हैं, आचार्य पाश्चात्य विद्वान है, तो आचार्य क्या पाश्चात्य विचारक का नाम है मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड ने भी परिभाषा कुछ ऐसी ही दी है। उनकी परिभाषा में इतना ही फेरबदल है कि वो कहते हैं कि कविता मूलतः जीवन की आलोचना है, और प्रेमचंद की परिभाषा है कि कविता जीवन की आलोचना है। तो अगर पाश्चात्य विद्वान का पूछ ले और परिभाषा दे दे कि यह परिभाषा किस विद्वान की है कि कविता मूलतः जीवन की आलोचना है, तो मैथ्यू आर्नल्ड की है, और मुंशी प्रेमचंद की है कविता जीवन की आलोचना है। अगले हमारी जो परिभाषा दी है वो दी है अज्ञे ने। अज्ञे क्या देते हैं कि कविता जो है वो सबसे पहले क्या है, शब्द है, और अंत में भी यही बात रह जाती है कि वह शब्द है। तो शब्द से संबंधित जो कविता की परिभाषा देते हैं वो कौन दे रहे हैं, अज्ञे दे रहे हैं। उनकी एक परिभाषा काव्य लक्षण के संबंध में और प्रसिद्ध रही है, वो है कि ये भी कई परीक्षाओं में पूछी गई पंक्तियां हैं, इसलिए मैंने आपको इसमें जोड़ी है कि ये भी पूछी जा सकती है अज्ञेय के संबंध में काव्य लक्षण की परिभाषा। तो परिभाषा है कि काव्य आत्मा की अभिव्यक्ति न होकर कला साधना है, जिसमें कवि की निजी अनुभूतियां वस्तु रूप में प्राप्त करती है। तो यह परिभाषा अज्ञेय काव्य लक्षण के लिए देते हैं। अगले जो हम परिभाषा देखते हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा दी गई देखते हैं। वो क्या देते हैं कि अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम क्या है, कविता है। तो आपको इसके अंदर अंतःकरण की वृत्तियों को याद रखना है। यह जो बात कही है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कविता के संदर्भ में कही है। वहीं हम देखते हैं कि परीक्षाओं में महावीर प्रसाद द्विवेदी की कविता से संबंधित एक और परिभाषा प्रसिद्ध है, वो है किसी प्रभावोत्पादक एवं मनोरंजक लेख, बात या वक्तृता का नाम ही क्या है, कविता है। तो यह जो परिभाषा है ये किसकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। अगली जो परिभाषा हम देखते हैं वह है नगेंद्र की। नगेंद्र क्या देते हैं कि रसात्मक शब्दार्थ ही काव्य है और उसकी छंदमयी विशिष्ट भाषा, छंदमयी विशिष्ट विधा आधुनिक अर्थ में क्या है, कविता है। ये किसकी परिभाषा है, नगेंद्र की। रसात्मक शब्दार्थ जो है या फिर रसात्मक अनुभूति ही काव्य है, ये भी किसकी परिभाषा है, नगेंद्र की। तो आत्माभिव्यक्ति काव्य प्रयोजन मानने वाले कौन थे, नगेंद्र। तो आत्माभिव्यक्ति, अनुभूति, इससे संबंधित जो बात ज़्यादातर करते हैं वो कौन करते हैं, डॉक्टर नगेंद्र करते हैं। फिर हम देखते हैं परिभाषा कविदेव की। कविदेव जो है वो अपनी काव्य लक्षण की परिभाषा के लिए क्या सूत्र देते हैं, शब्द जीव तिहि अर्थ मन रसमय सुजस शरीर चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर। अर्थात कहना क्या चाह रहे हैं कि काव्य जो है,
काव्य को पुरुष के समान माना। शब्द जीव और अर्थ जो है वो मन है। रस से युक्त यशस्वी उसका क्या है, शरीर है। और दोनों छंद, कौन से दोनों छंद, मात्रिक और वर्णिक छंद जो है उसकी गति है, तथा अलंकार उस गति की गंभीरता है। तो यह परिभाषा दी है रीतिकालीन कवि देव ने। अगली जो परिभाषा काव्य संबंधी जो दी है वो है आचार्य शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, ठीक उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे क्या कहते हैं, कविता कहते हैं। ऐसे ही आचार्य शुक्ल के लिए जो है वो एक कविता से संबंधित परिभाषा और प्रसिद्ध है और परीक्षाओं में पूछी भी गई है कि सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्ति साधना के लिए किया गया शब्द विधान ही क्या है, कविता है। अर्थात मुख्य रूप से मुक्ति साधना या मुक्त साधना अवस्था जो बताते हैं कविता के संबंध में, वो कौन बता रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीतिकालीन कवि भिखारी दास जो है उनकी परिभाषा है, रस कविता को भूषण है, भूषण सकल गुण स्वरूप और गुण दूषण करे कुख्यात। तो इसमें जो भिखारी दास जो है वो कविता को क्या मानते हैं, कामिनी मानते हैं। ठीक है। फिर एक परिभाषा दी है धुमिल ने। धुमिल क्या कहते हैं कि कविता शब्दों की अदालत में खड़ी बेकसूर आदमी का कलंकनामा है। क्या है, कलंकनामा और अदालत। ये परिभाषा देने वाले कौन है, कवि धुमिल। अगली जो परिभाषाएं हैं वो पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा काव्य लक्षण के लिए दी गई परिभाषाएं हैं, जिसमें प्रसिद्ध है कॉलरिज की परिभाषा जो कहते हैं कि उत्तमोत्तम शब्दों का उत्तमोत्तम विधान ही क्या है, कविता है। और इसकी जगह कई बार ये भी पूछ ली जाती है सर्वोत्तम शब्द अपने सर्वोत्तम क्रम में क्या है, कविता होती है। और अगली जो परिभाषा है वो दी है वर्ड्सवर्थ ने। वो कहते हैं कि कविता प्रबल भावानुभूतियों का क्या है, सहज उद्रेक है। वहीं मैथ्यू आर्नल्ड जो है वो अपनी परिभाषा देते हुए कहते हैं कि कविता मूलतः जीवन की आलोचना है। मैंने आपको बताया था मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि कविता जीवन की आलोचना है, वहीं कविता मूलतः जीवन की आलोचना है, मैथ्यू आर्नल्ड ने कही है। डेनिश जो है वो कहते हैं कि कविता प्रकृति की अनुकृति है। वहीं कार्लाइल कहते हैं कि संगीतमय विचार ही कविता है। वहीं ड्राइडन कहते हैं कि सुस्पष्ट संगीत ही क्या है, कविता है। इस प्रकार हमने देखा संस्कृत के आचार्य, हिंदी के विद्वान और पाश्चात्य विचारक अपने अपने क्या क्या काव्य लक्षण से संबंधित या काव्य को क्या कहते हैं और उनकी क्या परिभाषाएं देते हैं उसके बारे में विचार किया। ऐसे ही हम आगे और वीडियो लेके आते रहेंगे और मेरे से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर अपना बटन दबा के रखिए ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं। धन्यवाद।